दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों जब से मैंने ये चैनल बनाया है तब से एक क्वेरी ऑलवेज ऑनगोइंग है। क्या क्वेरी? वो क्वेरी ये है, सभी की क्वेरी मैक्सिमम बंदों की रिज्यूम 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 एंड रिज्यूम। चाहे वो एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है। इवन डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो। दोस्तों 90% स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे हैं, स्टूडेंट्स हो या फिर एक्सपीरियंस गए हो, सभी की क्वेरी सेम ही है लगभग। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पे देखा पूरा और इस पे अमल किया तो आपका रिप्लाई बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आज मैं खाली रिज्यूम नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मिस्टेक क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो खाली रिज्यूम नहीं बताने वाला हूं, मैं आज आपको कवर लेटर और कैसे कवर लेटर को हमें कोई भी रिज्यूम के साथ एडजॉइन करना चाहिए या फिर हमें सीवी कैसे फॉरवर्ड करना चाहिए किसी भी कंपनी को। सबसे पहले तो मैं बता दूं रिज्यूम फॉर्मेट होना कैसा चाहिए। सबसे पहले हर ब्रांचेस के लिए अलग रिज्यूम फॉर्मेट है। मैं अभी आपको आपकी डिस्प्ले पे एक रिज्यूम फॉर्मेट दिखाता हूं। तो मैं आपको पहले ये चीज़ कन्वे कर दूं, हर एक ब्रांच का रिज्यूम फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस वालों का बिल्कुल क्राइटेरिया अलग रहता है। मान लीजिए कि एक्सपीरियंस वाला अगर दो बंदे हैं सिविल से ही हैं, दोनों सिविल से ही हैं और एक ने पावर सेक्टर में स्टार्ट किया है, एक ने स्टील सेक्टर में स्टार्ट किया है, तो दोनों का रिज्यूम कैसे सेम हो जाएगा? तो कोई भी रिज्यूम सेम नहीं होता है एक्सपीरियंस वाले का। हाँ, उनका फॉर्मेट सेम हो सकता है, उनका जो मेन कंटेंट्स हैं, उनके जो बोल्ड पैरा हैं वो सेम हो सकते हैं, बट इससे आगे सेम नहीं हो सकता है। बात आई फ्रेशर्स वालों की, फ्रेशर्स रिज्यूम की। फ्रेशर्स रिज्यूम 90% हर ब्रांच का सेम होता है, 90%। अब ये 10% कहाँ अलग होता है? 10% जो अलग होता है वो होता है आपकी एजुकेशन को लेके, आपके सब्जेक्ट्स को लेके, आपकी परसेंटेज को लेके, एज वेल एज आपकी ट्रेनिंग, आपके जो आपने जो अप्रेंटिसशिप की है, इंटर्नशिप की है, या आपके सर्टिफिकेट्स को, एज वेल एज आपकी हॉबीज़ को लेके जो चीज़ें अलग होती हैं, उनके लिए फ्रेशर्स का जो रिज्यूम फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है। बट 90% रिज्यूम फॉर्मेट सेम ही होता है। तो 90% रिज्यूम फॉर्मेट वाले कोई टेंशन मत लीजिएगा, 90% मान के चलिएगा कि आपका हो ही जाएगा। मैं आज आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, एक नहीं 2-3, और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको ध्यान से सुनिएगा। खाली मैं रिज्यूम फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आप गलती मिस्टेक कर कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ आप चाहेंगे कि आगे बढ़ सके, कहाँ कहाँ आप चाहेंगे कि हम ये प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे ना करें। आपको वीडियो के आगे ये भी पता लगेगा कि बंदे क्या कर रहे हैं। अगर आप भी वो मिस्टेक कर रहे हैं तो याद रखिए आपकी जॉब नहीं लगेगी। मैं 100% बता रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो के आगे बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि जो मैं आज आपको 2 फॉर्मेट्स देने वाला हूँ, 2 फॉर्मेट अपने आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि फ्रेशर्स के लिए होगा। चाहे तो इसको एक्सपीरियंस वाले भी यूज़ कर सकते हैं। किन किन ब्रांचेस के लिए होगा? देखिए, याद रखिए, आप डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, आप फ्रेशर हैं और आप 2021, 2022 और 2023, इवन 2020 वाले भी, बस आप फ्रेशर होने चाहिए, आपके लिए ये जो फॉर्मेट है ये चल जाएगा। इसे कौन कौन सी ब्रांच देखें, अब मैं आपको इनमें ब्रांचेस बता देता हूँ। सबसे पहले सिविल वाले ज़रूर देखें, मैकेनिकल वाले ज़रूर देखें, इलेक्ट्रिकल वाले ज़रूर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले ज़रूर देखें, सीएस वाले ज़रूर देखें, आईटी वाले ज़रूर देखें, केमिकल वाले ज़रूर देखें, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ज़रूर देखें और मेटलर्जी वाले भी ज़रूर देखें। आप बोलेंगे कौन सी ब्रांच बची हैं? 1-2 टेक्सटाइल वगैरह, मैं वो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट टेक्सटाइल के इतने स्टूडेंट नहीं हैं इस चैनल पे, तो दैट्स वाई मैं जो मेन कोर ब्रांचेस है, जब आपके डेली में कमेंट लेता था उसी के बिहाफ पे आज बना रहा हूँ। कोई भी आपको लगे कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब करते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक रैंडम है, ये किसी का नंबर नहीं है, किसी का फ़ोटो नहीं है, ये एक मैंने गूगल से नॉर्मली उठाया है एक रिज्यूम, वो आपके सामने पेश किया है। याद रखिए, मेरे को कुछ 2-3 रिज्यूम फॉर्मेट अट्रैक्टिव लगे फ्रेशर्स के लिए, तब मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ। अब बात कर लेते हैं रिज्यूम फॉर्मेट्स की।
क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे कैसे हमें बनाना चाहिए। सबसे पहले तो दो तरीके हैं, या तो आप अगर जिसको वर्ड आता है चलाना, क्या एम एस वर्ड आता है चलाना, तो वो बना सकता है। जिसको एम एस वर्ड नहीं आता है उसके लिए मैं दो फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ कहाँ चेंज करना है, कोशिश कीजिएगा आप सिस्टम से चेंज कर लें, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर से चेंज कर लें। अगर आपके पास सिस्टम या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिज्यूम फॉर्मेट्स की। दो तरीके बताऊंगा। अब आई मेन प्रॉब्लम, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, जो क्वेरी होती है, क्या रिज्यूम फॉर्मेट 1 पेज का होना चाहिए, 1 पेज का होना चाहिए, या रिज्यूम फॉर्मेट 2 पेजेस का होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं, फ्रेशर्स के पास कंटेंट कम होता है रिज्यूम में डालने के लिए, जिस वजह से उनको याद रखिएगा, ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मत लिखिएगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कि दूसरे के रिज्यूम में से कॉपी करके अपने रिज्यूम में पेस्ट कर दिया, वो क्या होता है कि आपके लिए बैड इंप्रेशन साबित होता है। जब आपका कोई जो इंट्यूटर होता है या जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है सामने, या जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, तो वो आपके रिज्यूम फॉर्मेट को रिज्यूम को एक बार देखेगा। उसमें से जो चीज़ उसको टफ लगेगी तो वो पूछेगा, और जब पूछेगा और आपसे नहीं बताया गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो याद रखिए, आपका रिज्यूम फॉर्मेट आपके वर्ड्स पे रटा होना चाहिए कि कोई कुछ भी पूछे उसमें से तो आप ऑलवेज रेडी रहें बताने के लिए, चाहे आपसे टेलीफोन पे पूछे चाहे आपसे रियल में पूछे। अब बता देते हैं रिज्यूम फॉर्मेट। सबसे पहले तो दो चीज़ होती है रिज्यूम पे लिखने के लिए, एक होता है रिज्यूम, एक होता है करिकुलम विटेई, दोनों विटेई। अब ये करिकुलम विटेई क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीवी, करिकुलम विटेई, और दूसरा होता है रिज्यूम। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बट अगर आप एक प्रोफेशनली लिखना चाहेंगे, क्योंकि जो रिज्यूम लिखते हैं वो लिखते हैं जैसे 12th पास हो गए, 10th पास हो गए, या फिर नॉर्मली अगर आप लिखते हैं एजुकेशन में करिकुलम विटेई, तो यस करिकुलम विटेई। अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दूसरे वाले में, अभी दिखा दूंगा, आप थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना नाम, एड्रेस और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो, जैसे यहाँ नाम, जैसे ये फेक है, ये कोई ऐसा नहीं है, इस पर फ़ोन भी मत कीजिएगा, ये फ़ोन है, ये ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ अपने फ़ोन पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ लिखने के बाद आपको यहाँ एड्रेस अगर चाहें तो एक शॉर्ट में, एक लाइन में एड्रेस ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव आ गया, ये इंटरफेस होता है जो आपको नई चीज़ें बताता है, और ये मेरे हिसाब से हर बंदा इसको सेम ही रखिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा आपसे पूछता नहीं है। टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैन लर्न न्यू स्किल एंड इंक्रीज माई एबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एज वेल एज माई सेल्फ। इसमें क्या है, देखिए ये क्या है कि मैं अपनी स्किल्स को इतना बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं खुद भी डेवलप हो पाऊँ, और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसको भी आगे लेके जाऊँ। बहुत अच्छी लाइन है, कोई भी कंपनी देखेगी तो उस पर अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ तक सब सेम रखें, मतलब ऑल ब्रांचेस सेम रखें। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप अगर मान लीजिए परसुइंग बीकॉम फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ये परसुइंग का क्या मतलब होता है, परसुइंग मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब जैसे 2024 में कोई पास आउट होने वाले हैं, उनको अपना रिज्यूम बनाना है, तो वो क्या बोलेंगे, मैं परसुइंग बीटेक फाइनल ईयर फ्रॉम, कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, यूनिवर्सिटी का। अब मान लीजिए आप कॉलेज है, आपका कॉलेज का नाम है ABC कॉलेज, और एफिडेविट वह है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं या आप यूपी से हैं, और आप यूपी बोर्ड से, जैसे डिप्लोमा वाले होते हैं वो UPBTE से होते हैं, वो राजस्थान में ही डिप्लोमा वाले हैं तो वो राजस्थान BTE। अब ये BT क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, माफ़ कीजिएगा। और जो UPTU, जैसे UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब ये AKG
TU अजय, तो इसीलिए आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी शॉर्ट में मार्क्स को ख़त्म करना है। वो क्या है, जैसे आपके 12th में मार्क्स आए, कितने CBSE में जो भी परसेंटेज आई या 10th में आए वो परसेंटेज लिख दीजिएगा। अदर एकेडमिक गोल, देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और ये हर ब्रांचेस, चाहे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से हैं, यहाँ तक कंटेंट सेम रख के चलिएगा। नेक्स्ट आ गया अदर एकेडमिक गोल। अब ये अदर एकेडमिक गोल 50% स्टूडेंट्स के पास होगा और 50 के पास नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊं। तो क्या करना है, तो याद रखिएगा, यहाँ आपको जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, मान लीजिए कोई गर्ल है और वो पेंटिंग में मास्टर है, तो वो क्या करना है, उसको यहाँ लिखना है कि मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला कहीं से भी, कोई नहीं पूछता, तो वो लिख सकती है। या फिर आपको ऑटोकैड आता है, या फिर आपको MS एक्सेल आता है, या फिर MS ऑफिस आता है, या फिर ऑटोकैड आता है, तो ये अदर एकेडमिक गोल में आ जाते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी आते हैं, लेकिन ये इसमें भी आते हैं, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट लिख देना है। दोस्तों अब बहुत भाइयों को क्लियर चीज़ें हो गई है कि यहाँ तक हमारा जो ये अदर एकेडमिक गोल है, यहाँ तक सब चीज़ सेम है। ऑल थिंग्स आर सेम, ऑल थिंग्स। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, नेक्स्ट आ गया टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। दोस्तों अब ये टेक्निकल नॉलेज क्या है, टेक्निकल नॉलेज आ गई बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। लेकिन ये सिर्फ इतने पे आपको ख़त्म नहीं करना है। मान लीजिए अगर कोई, देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है अलग अलग ब्रांचेस की। मान लीजिए आप सिविल से हैं, तो सिविल वालों को क्या लिखना है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो लिखना ही है। इसके बाद लिखना है बेसिक नॉलेज ऑफ साइट इंजीनियरिंग, जो साइट पे वर्क होता है, क्या बेसिक नॉलेज ऑफ साइट इंजीनियरिंग। मैकेनिकल वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन, कंप्यूटर वाले हैं CSIT वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये लिख देना है। नेक्स्ट क्या है, ये तो लिखना ही है, इसके बाद वो लिखना है। अब नेक्स्ट क्या बढ़ाएंगे इसमें, जैसा सिविल वाले हैं एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, क्या कि एक्स्ट्रा वर्क, मतलब आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको आगे भी दूसरे जो रिज्यूम फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर उसमें बता दूंगा। अब ये वर्क एक्सपीरियंस में आ गया। देखिए यहाँ आपका कहानी शुरू हो जाती है, इसमें सब लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस में जब आ गया तो आपको फ्रेशर कर देना है। नेक्स्ट जी सभी के लिए है, मतलब A to Z, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ और स्ट्रेंथ क्या है। देखिए हर स्टूडेंट्स, हर जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है उसकी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। मान लीजिए आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हैं, मान लीजिए ये वीडियो आप 2026 में देख रहे हैं, मान लीजिए 2030 में देख रहे हैं, कभी भी आप देख रहे हैं, हॉबीज़ तो जिसकी जो है वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग, ये लाइन ऑलवेज सेम हर ब्रांचेस वाले। ऑनेस्ट एंड पंचुअल सभी लिखें। गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये अब चेंज जो करना है यहाँ कर सकते हैं। जैसे बॉयज़ हैं, बहुत बंदों को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट, या फिर उनको टेनिस रैकेट वो पसंद है, गेमिंग पसंद है, वो रीडिंग बुक्स। एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, जो चीज़ पसंद नहीं है भरने के लिए मत लिख दीजिएगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट आ गया पर्सनल डिटेल्स में कम से कम डाटा लिख के, लाइक आपके फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और एड्रेस अगर आपने ऊपर लिख दिया, जहाँ ऊपर कहाँ, मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया एड्रेस, तो नीचे मत लिखिएगा यहाँ। और इसको क्या है, मैरिटल स्टेटस सिंगल, और यहाँ अपना नाम और यहाँ सिग्नेचर और डेट लिख दीजिएगा। जैसे कि ये अगले वाले इन्होंने पेज पे लिखी है, इन्होंने डेट इधर लिखी है, लेकिन आप जो है डेट मेरे हिसाब से नाम इधर लिखिएगा और डेट इधर, एक ही बात है, दोनों उसको भी मैच कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी के साथ रिज्यूम अपना शेयर कर रहे हैं तो उसको PDF फॉर्मेट में करें। किसमें, PDF में। कभी भी वर्ड में दूसरे को शेयर नहीं करें। याद रखिए 100% आपको PDF फॉर्मेट में ही शेयर करना है। ये होता है आपका बेसिक स्किल। ये था एक रिज्यूम फॉर्मेट। इसी तरीके से मैं दूसरा रिज्यूम फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों एक रिज्यूम फॉर्मेट आपको बताया, अब ये नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए आपको, जैसे कि मैंने उसी वीडियो में बता रहा था आपको, करिकुलम विटाई मैंने बताया था, उसमें लिख दिया था मैंने रिज्यूम, इसमें लिखा है करिकुलम विटाई। अब ये क्या है कि करिकुलम विटाई का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा C.V, मतलब CV। अब CV ही डिनोट करते हैं।
उसमें मैंने जो नाम लिख रखा था, आप बहुत बंदे होंगे कि वो बोलेंगे कि क्या हमें यहाँ फ़ोटो लगानी चाहिए। देखिए, फ़ोटो लगाइए या नहीं लगाइए, लेकिन याद रखिए अगर फ़ोटो लगाइए तो उसमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिसेंसी दिख रही हो, लाइक उल्टी सीधी नहीं, तो यहाँ वही फ़ोटो लगाइए जो आपकी चल सके। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या नाम लिख देना है, अपना नाम लिखना है। ये सन ऑफ वन ऑफ हटा दीजिएगा, अपना पिन भी हटा दीजिएगा, दीपक कुमार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस इतना ही डाटा रखिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव वाला आ गया, वहाँ मैंने चेंज किया था, वहाँ ये था कि कंपनी की ग्रोथ और मेरी ग्रोथ सामने हो तो मैं इतना स्किल सीखूं। लेकिन आप जो है ये भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, seeing a career that's challenging and interesting and let me work to the leading areas of technology, a job that gives me opportunity to learn innovative and enhance my strength in conjunction with company goals and objective। देखिए, बात दोनों की सेम ही है, लेकिन किसी को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो हो सकता है इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले वो इसी में से खिचड़ी निकाल के आपकी रेल बना दे। तो याद रखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मत कीजिएगा। अगर आप ये भी लिखिए, ये आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, लेकिन अगर आपने ये लिखा तो भाई इसके बारे में पूरा डीप घुस जाना है कि वो पूछे तो वो इम्प्रेस हो जाए। दूसरा क्या है, एकेडमिक प्रोफाइल। देखिए, वहाँ आपने अलग अलग लिखा था, यहाँ आपने कॉलम और टेबल बना के लिखा है। मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा किया है तो यहाँ डिप्लोमा कर सकते हैं, यहाँ आपने 12th किया है, जो भी किया है, ये ब्रांच किया, 10th किया है, कॉलेज, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, शॉर्ट में बात खत्म होगी। याद रखिए यहाँ तक ऑल ब्रांचेस के लिए सेम है। किसके लिए? ऑल ब्रांचेस के लिए। ऑल ब्रांचेस का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कन्वे किया। अब नेक्स्ट आ गया टेक्निकल स्किल। देखिए, टेक्निकल स्किल में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8, 7, XP एंड विंडो 10, 11 ये आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए, ये सबको सेम लिखना है। अगर आपको सिस्टम की नॉलेज नहीं है आज के टाइम में तो लफड़े हो जाएंगे, अगर सिस्टम की नॉलेज नहीं है तो पंगे हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया MS ऑफिस। MS ऑफिस में क्या क्या आ जाता है? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी आ जाते हैं, आउटलुक, ये सभी आ जाते हैं MS ऑफिस में। तो आपको MS ऑफिस का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया ऑटोकैड। अब ये देखिए, मान लीजिए सिविल वालों के लिए तो ऑटोकैड है, मान लीजिए मैकेनिकल वालों के लिए भी ऑटोकैड है, CS वालों के लिए तो ऑटोकैड नहीं है। वो क्या करें? वो कोडिंग लिख सकते हैं, वो डेवलपिंग लिख सकते हैं, वो वेब डेवलपर लिख सकते हैं, वो जो उनकी प्रोफाइल जो उन्होंने सीखा है वो मेंशन कर सकते हैं। इंटरनेट एबिलिटी, इसको हटा दीजिएगा, इंटरनेट एबिलिटी ये छोड़ दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्ट्स एंड सेमिनार्स, ये अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं किए हैं तब भी लिख दीजिएगा कुछ बना के, ये आपकी समझदारी रहेगी। थोड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा में समझ लीजिए। नेक्स्ट आ गया ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग आप देखिए, जिन बंदों ने की है वो तो ठीक है, अब जिन्होंने आज तक ट्रेनिंग ही नहीं की तो वो कैसे होगा? आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी साइट पे तो जाके देखा होगा वर्क, कभी ना कभी साइट पे। मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ CSIT वालों की, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, तो आपने अपनी डोमेन से रिलेटेड कुछ तो वर्क देखा होगा ना कहीं, उसको यहाँ लिख सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं देख रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लिखेंगे उसके बारे में नॉलेज हो, प्लस अगर आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन करने लगे तो आपको पता हो। नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने जो अपने झंडे गाड़े हैं वो मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ये छोड़ दीजिएगा, अचीवमेंट ये भी, पर्सनल डिटेल्स में और डिक्लेरेशन हर जगह दीजिएगा। डिक्लेरेशन में आपकी रियलिटी शो होती है। आई हेयर टू डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन मेंशन अबव इज ट्रू एंड कंप्लीट टू बेस्ट ऑफ नॉलेज, डेट, प्लेस, जो भी आपका नाम है मेंशन कर दीजिएगा।
चिंता मत कीजिए, अगर आपको यही फॉर्मेट पसंद आ रहे हैं, दोनों फॉर्मेट के जो लिंक है मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और पोस्ट आउट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पोस्ट आउट करूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन होके आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये सारे ही फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा और टेलीग्राम पे पिन भी कर दूंगा। दोस्तों ये तो था आपका फॉर्मेट का। अब मैं आपको ये बताऊंगा क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग जब आप सीवी सेंड करते हैं। दोस्तों मैं मन नहीं था कि मैं आपके सामने ये चीज़ें शो करूं, ये चीज़ें दिखाऊं, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही करनी पड़ेगी, तब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। हुआ क्या है, मेरे पास ये बहुत सारे मेल्स आते हैं कि हमारी जॉब लगवा दीजिए। पहले तो ये कि मैं सबको जिसका मेल चाहिए होता है तभी बोलता हूँ, अननेसेसरी तो आप बिना मतलब के भेजते हैं। प्लस मैं कंपनी के मेल आईडीज़ देता हूँ आपको, कंपनी की मेल आईडीज़ देता हूँ कि भाई आप भेज दीजिए। चलो आपने मेरे को भेज भी दिया, मान लिया आपने मेरे को भेजा। ये टेक्निकल आनंद कुमार जी हैं, इन्होंने आज ही 2:25 पे मेरे को मेल भेजा। 90% मेल मेरे पास ऐसे ही आते हैं। मेरा देख के लग जाता है कि यार जॉब कैसे लगेगी। ये इन भाई साहब ने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन अभी तक मेल नहीं लिखनी आ रही है। मैं आनंद कुमार जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, या फिर अपने दोस्तों तक भी या किसी और को भी मत ऐसा करने दीजिए। आप डिप्लोमा कर चुके हैं, एक अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय बन चुके हैं, किसी भी कंपनी में जाएंगे, मेल लिखना और वीडियो को ध्यान से सुनना आप देखा कीजिए। और भी जो भी देख रहा है, सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि जब आप मेल किया करें तो कवरिंग लेटर अटैच किया करें। इन साहब ने कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर जैसा मैंने लिखा था अपने टेलीग्राम चैनल पे वही कॉपी कर दिया। वाह! इसके बाद मतलब क्या ज़रूरत थी इसको लिखने की? ये पहला इंप्रेशन ही जब आपका कोई रिज्यूम पढ़ेगा तो हंस के ऑटो डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी को समझ जाएगा कि इस बंदे पे अगर मेल लिखनी नहीं आती ये जॉब क्या करेगा। इन्होंने ये जो है मतलब जो मैंने अपने ये मेरा सब्जेक्ट था ये कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर, ये मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है वहाँ, उसको कॉपी नहीं करना है, इसको हटा देना है। उसके बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। भाई आप कौन सी ब्रांच से हैं? मान लीजिए आप सिविल से हैं, तो क्या मतलब है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिखने का? मैंने ये बोला है आप जिस ब्रांचेस से हैं वो, और ये यहाँ नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है यहाँ। जब सब्जेक्ट शुरू होता है कोई भी मेल में, वहाँ लिखना है रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी ब्रांच के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आप सिविल के लिए कर रहे हैं तब लिखिए, मान लीजिए आप मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तब लिखिए, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तब। आप तीनों वैकेंसी के साथ एक साथ अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अब कितना मैं समझाऊं कैसे जॉब लगेगी? और उसके बाद बोलते हैं मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये तो कोई पढ़ेगा तो वो मजाक उड़ाएगा आपकी। कैसे आपको इंटरव्यू के लिए बुला भी लेगा तो आप एक उनके लिए हंसने का मीडियम बन जाओगे। ऐसा मत कीजिए, मैं सभी को बोल रहा हूँ। पर्टिकुलर इस लाइन को मत लिखिए कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर, ये मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे लिख रखा है, एक सब्जेक्ट दे रखा है। दूसरा जो ये सब्जेक्ट है इसको आपको यहाँ रिज्यूम एंड कवरिंग लेटर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी ब्रांच से हैं, आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं। इसके बाद डियर सर ऑब्लिक मैम, ये क्यों लिखा है? क्योंकि पढ़ने वाला सर भी हो सकता है और मैम भी हो सकती हैं। अब इन्होंने बीच में क्या लिख दिया? वाह, प्लेस सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर। क्यों यार, तुम हंसने का पात्र बन रहे हो। इसके बाद इन्होंने ये पूरा का पूरा, इसके बाद मान लीजिए मैंने ये लिखा था प्लीज़ फाइंड अटैच द CV ऑफ माई सेल्फ आई हैड, मतलब मैंने, इसका मतलब ये है आई हैड, अगर आपने 2021 में कंप्लीट कर लिया है तो ये लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है? इफ़ यू आर परसुइंग प्लीज़ पुट हैव डूइंग। मैंने ये लिखा है भाई, अगर आपने कर लिया है तो इस लाइन को हटा दो, और आपने नहीं किया है तो आप परसू कर रहे हो, उसको कंडे लग रहे हो, मतलब कुछ भी रियली यार देख के इतनी हंसी आती है कि मतलब जिस बंदे मेल भी आप नहीं लिख पा रहे हैं, और जबकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। माई डिप्लोमा, ये माई कहाँ से आ गया? डिप्लोमा फ्रॉम, अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया? कॉलेज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में ब्रैकेट क्यों नहीं दिया? ये कहाँ से? इन 2000 इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद नंबर दिया। यार भाई सच में। उसके बाद मैंने जो इनको कवर लेटर दिया था
कवर लेटर को इन्होंने किस तरीके से किया है, ये मैं खाली इनकी नहीं बता रहा हूँ, टेक्निकल आनंद कुमार जी है, सिर्फ इनकी बात नहीं बता रहा हूँ। 90% बंदे ऐसे ही भेजते हैं मेरे पास, कैसे जॉब लगेगी, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कवर लेटर में इसको पेपर पे पोस्ट किया और एज इट इज़ लिख दिया। इज इट स्टूपिडिटी? कितनी बड़ी स्टूपिडिटी है ये क्या है, मतलब क्या होगा? ये गलती मत कीजिए भाई, थोड़ा संभल के कीजिए। अगर आप यही गलती करते रहे तो आपको मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, जॉब की मेरे से लिखवा लीजिए, नहीं लगेगी, अब नहीं लगेगी, 2 साल बाद भी नहीं लगेगी। अगर ये गलती करते रहे, इन पे वर्क कीजिए, इनको सही कीजिए। मेरा कहने का, आपको कोई ब्लेम करने का ज़रूरत नहीं है, मैं सभी को बोल रहा हूँ। मैं अगर सबके दिखाने लगा, मेरे पास कितने सीवीज़ आते हैं सुबह से शाम तक। मैं आपको अपनी मेल आईडी दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे, ये टेक्निकल आनंद, ये मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, जो पढ़ता हूँ मेरा दिमाग ख़राब है। कितने मेल आते हैं मेरे पास, मैं किस किस के पढ़ूँ, क्योंकि मैं तो जॉब लगवाऊँगा नहीं, मेरे पास तो रिक्रूटमेंट आती है, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट टू यू, थोड़ा सा आप संभल के कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे इन सभी के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।